हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं फार्मिंग के ऊपर, खेती के ऊपर। जैसा हम लोग पहले भी डिक्लेयर किए थे कि आज हम लोग फार्मिंग के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। फार्मिंग के ऊपर बातचीत आज क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम लोग को अब यह समझ में आ गया है कि दुनिया में जितनी भी तरह के हम लोग खरीदारी कर रहे थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो था अनाज, फूड ग्रेन्स, जिससे हम लोग का लाइफ चलता है। शायद सर के ऊपर एक बार छत नहीं रहे और खाने को खाना मिले तो भी लाइफ आदमी जी सकता है, बट लाइफ में सभी संसाधन और अनाज नहीं रहे तो शायद हम लोग अपने ज़िंदगी का कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हम लोग को डेफिनेटली कोई नए रूप से, नए ढंग से इन चीज़ों को देखने का ज़रूरत है। और हम लोग जितने लोग साथ में हैं और देश दुनिया के लोगों से भी हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कुछ स्टेप में वो अपना साथ दे और सहयोग करे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि बिजनेसमैन आज के टाइम में हम लोग देख पा रहे हैं, सभी जितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर है वो लोग अनाज का बिजनेस करना चाह रहे हैं। चावल, दाल, आटा एंड मसाले, ये सब चीज़ों का हम लोग व्यापार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आए दिन टेलीविज़न पे भी ये सब का एडवर्टीजमेंट कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। बट ये सब चलता कैसे है? चलिए उनके एक बार बिजनेस मॉडल को हम लोग समझना चाहते हैं और देखते हैं हम लोग ऐसा कुछ करने का सोच भी सकते हैं क्या। बेसिकली होता ही है कि कोई किसान अपने ही गांव में अनाज उपजाता है, पूरा गांव उपजाता है, दूसरे गांव वाले भी उपजाते हैं और उनसे वो अनाज कोई साहूकार या कोई मंडी का स्टॉकिस्ट खरीद लेता है या ये खुद ले आके वहाँ पे सेल कर देते हैं। वो जो स्टॉकिस्ट रहता है या जो बीच का ब्रोकर रहता है, वो बंदा कोई एक बड़े कंपनी का परचेजर को वो बड़े लॉट में वो अनाज सेल कर देता है और वो कंपनी उसको फिर अपने फैक्ट्री में थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसको पैकिंग करता है और वही फूड ग्रेन हम लोग को मार्केट में दिखता है। हम लोग को इसमें एक बार सोचने का जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जहां विदर्भ में सोया उगता है वही का सोयाबीन खरीद के हमने मंडी में दिया, सेल कर दिया उधर पे, और वही सोयाबीन पहुंच गया कोई कंपनी में जो सोयाबीन तेल बनाता है, लेट इट बी फॉर्च्यून क्यों ना हो, और वही सोयाबीन पैक होकर के अपने ही शहर में आके वापस से बिक रहा है। अपने ही पहचान का कोई किसान उसे उपजा रहा होगा, हम उससे नहीं खरीदे और यही चला गया कोई दूसरे स्टेट में या कोई बड़े प्लांट में जाकर के पैकिंग होके आया और हमें वापस अपने शहर में वही चीज़ बेचा रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई किसान बाजू में गेहूँ उपजा रहा था और मध्य प्रदेश का ही कोई इंसान जो बाजू में कहीं जॉब करता था पास के शहर में, वो उस किसान से नहीं खरीद करके वो आईटीसी का आटा खरीद रहा है। ऑब्वियसली कुछ तो दाम उसमें जुड़ रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पास के एरिया में कहीं मिर्ची उपजता है और हम उससे नहीं खरीद करके बाद में देगी मिर्च तड़का अंग अंग भड़का, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उधर से कहीं परचेजिंग कर रहे हैं। ये कोई हम लोग के लिए फन नहीं हो सकता है, ये हम लोग के लिए सोचने का बात है कि जो चीज हमने कम दाम में मिल सकता था, बाजू का अपना किसान उपजा रहा है, हम उससे नहीं लेकर के हम कोई कंपनी से परचेस करके उसको कुछ तो हम ज्यादा दाम दे रहे होंगे, तभी तो वो कंपनी कमा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं, पैकिंग चार्जेस लग रहे हैं, कुछ तो कमा रहा होगा। अगर हम उससे डायरेक्टली परचेस करते थे, किसान को भी अपने चीजें मिलते थे, हमें भी, तो शायद ऐसे एक बिजनेस मॉडल पे कोई कंपनी वर्क करता है। अब बात आता है, तो क्या किसान हम तक पहुंचेगा या बिजनेसमैन हमें समझाएगा? नहीं, ये समझना पड़ेगा उनको जो ये सब चीज खरीदते हैं, परचेजर, कंज्यूमर्स को ये सब समझना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं उस किसान को अप्रोच कर रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, पैसे कमाते हैं और कमाया हुआ पैसा जो किसी कंपनी में रह करके हम लोग वर्क करते हैं, कई लोग तो बड़े बड़े कंपनीज में भी वर्क करते हैं, जो कंपनी का एक सेक्शन अनाज का भी होता है, दूसरा सेक्शन आईटी फील्ड का भी होता है। लेट इट बी विप्रो आईटी फर्म भी चलाता है और तेल भी पैकिंग करता है, रिलायंस भी वैसा करता है, बहुत सारे कंपनी आज के टाइम में ऐसा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम वहां काम करते हुए फिर बाद में उनके फूड ग्रेन खरीदते, जबकि अपने शहर में ही बाजू का कोई किसान उग जाता है, हम उससे अनाज लेके कहीं कम दाम में खा सकते थे। चलिए, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हम लोग उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते और कर भी नहीं सकते, बट हम अपने तरीके से स्टेप ले सकते हैं। तो कंज्यूमर को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, कंज्यूमर को उस किसान तक पहुंचना पड़ेगा। बट कंज्यूमर, अब बात ये आता है कि किसान उसको मदद क्यों करे? वो जाएगा किसान को बोलेगा मुझे तुम 10 किलो आटा दे दो या गेहूं दे दो, किसान 10 किलो इसको देगा, 10 किलो उसको देगा, 10 किलो उसको देगा, ये कैसे पॉसिबल है? हम गांव में नहीं जा सकते और वो हमें 10-10 किलो लाके पहुंचा नहीं सकता है, इसी के लिए तो बल्क में सेल करता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है?
इसका समाधान हो सकता है कि हम उससे बल्क में हम खरीद लें। यानी कि लेट इट बी उसने 10,000 किलो को जो उपजाया है, 5-6 केजी कुछ उपजाया है, या बहुत सारे सब्जियां उपजाए हैं जो ऑटो या ट्रक भर के है, तो हम खरीद ले उससे। फिर आप बोलेंगे सर इतना हम चावल का क्या करेंगे, इतना हम दाल का क्या करेंगे, इतना तो हमारा कंजम्पशन नहीं है। अरे मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके कॉलोनी, आपके सोसाइटी, आपके शहर में भी, हम सभी के शहर में भी सभी को ये सब चीज परचेस करता है। कौन सा ऐसा परिवार है जो अनाज नहीं खाता है? सबको ही खाते हैं। तो जब सब खाते ही है, सबका महीने का कुछ बजट है ही, लेट इट भी आप 2-5 हज़ार एटलीस्ट एवरेज आपका फूडिंग का तो कॉस्ट होगा। जब हर एक घर से ये पैसा निकलता है, हर एक महीने निकलता है, तो हम क्यों ना ये पैसा मिला करके किसी किसान को दे दे और बोले भाई तेरा उपजता है तो डायरेक्टली हमें दे दे। बट हम ये कर नहीं पाते बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम लोग कोऑपरेटिव नहीं है। हम भी घर से अनाज लेने निकलते हैं, बाजू वाले भी निकलता है, वो भी अपने साथ ही खरीदते थे, हम भी साथ ही खरीदते थे, बट हम लोग कभी कोऑपरेशन का बात नहीं किया। वो अपने घर लेके गए, हम अपने घर लेके गए। तो अब टाइम आ गया है कॉम्बाइंड होके काम करने का। बट ये होगा कैसे? किसान को हम क्या दे सकते हैं? किसान को हम वो अमाउंट दे सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो अपना 5th पॉइंट आता है कि वी हैव टू बिकम इन्वेस्टर्स। हम कहीं भी दुनिया में काम कर रहे होंगे, बट इन्वेस्टमेंट को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम में से कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग बैंक में इन्वेस्ट करता है, कई लोग शेयर में इन्वेस्ट करता है, कई लोग व्यापार में इन्वेस्ट करता है, कई लोग शिक्षा के पीछे इन्वेस्ट करता है। हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद हम उससे रिटर्न का उम्मीद करते हैं। जब कोई दुनिया लॉकडाउन है तो आपको क्या लग रहा है दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या था? बेस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका था अनाज में इन्वेस्ट करना, फूड ग्रेन में इन्वेस्ट करना। पर दुनिया में कोई भी व्यापार चले नहीं चले, बट अगर इंसान जिंदा है तो वो खाएगा जरूर, तो फूड ग्रेन का इन्वेस्टमेंट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए हम लोग अनाज में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां भी उधर ही जा रहे हैं, तो उनको देख के ही हमें समझना चाहिए कि लेट्स इन्वेस्ट इन फूड ग्रेन। अनाज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? बस तरीका वही है, किसान को हम जब पैसे नहीं देते हैं तो किसान बैंक से जाके पैसा लेता है। बैंक से पैसे लेने के बाद उस पर कुछ ब्याज भी लग जाता है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा है बैंक लोन की वजह से। कई लोगों तो बैंक से जब लोन नहीं मिलता है या बैंक से ओवर लोन ले चुका है तो पास के किसी सेठ साहूकार से पैसे लेता है, जो कि उस पर हो सकता है और ब्याज दर लागू करे या जमीन वमीन लिखवा ले, और जब चुका नहीं पाता है तो उसके पैसे चले जाते हैं। अगर हम किसान को ये लोन के झंझट से मुक्ति दे, ये ब्याज और इंटरेस्ट के झंझट से मुक्ति दे, और वो जो इन्वेस्टमेंट वो किसी बैंक से लिया था या सेठ साहूकार से 1-2 लाख लेता था या 50,000 लेता था या 5 लाख लेता था, अगर वही हम उसको दे दे और उसको ये बात बोले कि भाई तुम इंटरेस्ट मत देना मेरे को, तुम्हारे पर कोई चार्जेस लागू नहीं होगा, तुमसे हम कोई ज़मीन नहीं लिखवाएंगे, तुम पैसे लो, अनाज उपजाओ, और जो तुम्हें प्रॉफिट होता था वो रखो, और जो पार्शियल प्रॉफिट होगा वो हमारे साथ शेयर कर लेना। अगर हम उसका कोई मॉडल बना दे तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सिंपल फॉर्मेट में बात बोलता हूँ। लेट इट बी किसान 2 रुपया लगाता है, कहीं से पैसे लेके 2 रुपया लगाता है, और 5 रुपया उसका बनता है अनाज बेचने के बाद, 5 रुपीज़ उसको होता है। वही 5 रुपया का चीज़ ले करके कोई ब्रोकर 1-2 रुपया उस पर और बनाता है और वो कंपनी तक पहुंचता है, कंपनी उसको फिर 10 रुपये में लेटेड भी सेल कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट था 2 रुपया, किसान को मिला था 5 रुपया, कमाया उसने उसमें केवल 3 रुपया, क्योंकि 2 रुपया तो इन्वेस्टमेंट था, और कंपनियों ने कमाया 2-5 रुपया, कंपनी ने भी अर्न किया। अगर हम ऐसा कहें कि 2 रुपया हम दे दें उसे, 3 रुपया किसान कमाए, 2 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो 2 रुपया का रिटर्न भी वो हमें दे दिया, और हम जो 10 रुपये में परचेस करते थे वो हमें महज 5 रुपया या 6 रुपये के अंदर मिल गया। तो हमें भी बेनिफिट है, किसान को जो एज इट इज बेनिफिट था वो है, किसान का रिस्क भी मारा गया। ये कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए हम लोग इन्वेस्टर्स बनते हैं। बट फिर इसमें एक और सवाल आएगा जो हम लोग का 6ठा पॉइंट है। 6th पॉइंट क्या है कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जैसे किसान को नुकसान होता है, अगर वैसे हमें नुकसान हो गया तो सवाल है, ऑब्वियस सा बात है। हो सकता है हम लोग 2 लाख 5 लाख या 10 लाख, सोसाइटी के कुछ लोग समझ सकते हो, दे कैन इन्वेस्ट, बट मैं कॉमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो फैमिली के ऊपर जो फैमिली को कमाने खाने में अभी के टाइम में दिक्कत होना स्टार्ट हो गया है, या उनको आने वाले कुछ समय के अंदर ही दिख रहा है कि दिक्कत होगा, मैं उनके बात कर रहा हूँ। बाकी लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सी हाउ करेंगे कैसे। तो हम लोग ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि चलो 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं दे सकते,
बट हम लोग कुछ नॉर्मल अमाउंट तो साथ में कंबाइन कर सकते हैं। अगर 1000 लोग 1000 रुपया साथ में कंबाइन करते हैं तो अमाउंट भी 10 लाख होता है। 10 लाख एक ऐसा रकम है जो शायद 10 किसानों को दे करके उनके जितने भी खेत है 4-5, 5-5 एकड़, वो सभी में खेती कराया जा सकता है, हर एक तरह का खर्च को निपटाते हुए, और उसका जो रिटर्न होगा शेयर किया जा सकता है। इससे किसान टेंशन फ्री होके खेती अपना कर सकता है। बट फिर आप बोलेंगे इसमें हमारा पैसा रिस्क में नहीं चला जाएगा, ऑब्वियसली जा सकता है। तो इसको हम लोग रिस्क को मॉड्यूलेट कैसे करेंगे? इसको हम लोग को संभालना पड़ेगा एक टीम के थ्रू। एक टीम को इसमें वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट टीम हम लोग जो दे सकते हैं वो ये है, हम लोग के साथ के लोग, मैं, हमारे साथ के सभी लोग मिल करके एक टीम बन के वर्क कर सकते हैं आपके इस रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग कोई चार्ज नहीं रखेंगे। दिस वोंट बी अ बिजनेस मॉड्यूल, कोई बिजनेस का तरीका नहीं रहेगा। जैसे किसी दूसरे आदमी का इन्वेस्टमेंट रहेगा वैसे इन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, और ये लोग कंबाइन होकर के उसको केवल संचालित करेंगे। जैसे क्या करना पड़ेगा, खेती कौन से फसल का हो ये किसान और ये टीम मिलकर डिसाइड कर ले। सिंचाई कैसे होगा साथ में मिलकर डिसाइड कर ले। ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा वो ये टीम डिसाइड कर ले। बेचा कैसे जाएगा वो ये लोग डिसाइड कर ले। दे आर गुड एट सेलिंग, दे कैन डू इट। उसमें जो लेबर इन्वॉल्व होंगे, बाहर कई टाइम में मजदूर को लाने की वजह से भी खर्च बढ़ता है, तो हमारी टीम ने ये जिम्मेदारी लिया। हो सकता है वो कोई कमरे में, बंद कमरे में रह के काम करने वाले लोग थे, बट उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग साथ में आके खेत में, जैसे किसान कोई खेत में मेहनत करता है या मजदूर कोई खेत में मेहनत करता है, वैसे भी खेत में हम जाकर के मेहनत करेंगे। एटलीस्ट समाज को एक डायरेक्शन उससे मिल पाएगा और हमें भी खुशी होगा। अभी के टाइम में बोला ही जा रहा है हेल्थ इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, तो खेत में काम करने से अच्छा शायद हेल्थ डेवलपमेंट का और कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वो लोग वर्क करने के लिए तैयार है, दैट टू विदाउट एनी प्रॉफिट। चलिए, तो एक तरीका हो सकता है जिससे हम लोग फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बोलेंगे ये टीम के ऊपर हम भरोसा कैसे करें, तो यही अपना अगला डिस्कशन हो सकता है। हम ये टीम पे भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये टीम पहले से कई ऐसा टीम गेम करके कई चीज़ों को उन्होंने निपटाया है। हम लोग जब साथ में वर्क करते हैं तो हमारे यहाँ लेट आना भी एक फाइन का तरीका है। लेट आने पे भी एक फाइन लगता है। मेरे पास में एक बॉक्स है, मैं चाहूँगा आप लोग उसको एक बार देख सकें। ये बॉक्स पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट फाइन 1 रुपीज़ डोनेशन फॉर फार्मिंग। ये फॉर्मेट पिछले 2-3 साल से अपने यहाँ रन हो रहा है। हमारे यहाँ कोई अगर 1 सेकंड भी लेट होता है कोई गिवन टाइम से, तो 1 रुपये ऐसे जितने भी प्लेसेस पे अपने बॉक्स लगा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द प्लेस, ऐसे जितने भी प्लेसेस है उसमें 1 रुपीज़ वो डालता है। ऐसे भी एरिया है जहाँ पे लेट आने का चार्जेस 10 रुपीज़ है। अगर आप लेट आए तो आप 10 रुपये उसमें डालते हैं। और ये जो अमाउंट है, ये फार्मिंग का फंड हम लोग पिछले 2-3 साल से जमा कर रहे हैं कि हम लोग इसमें कुछ कर सकें। आपको सरप्राइज होगा कि ये 1-1 रुपये करके भी किसी बॉक्स से 2000-3000 ऐसे कलेक्शन होते हैं, और ये अमाउंट को हम लोग रखते हैं। ये 2-3 महीने में होता है। ये नहीं है कि इसकी वजह से सबको इसमें अमाउंट डालने लगता है, लोग जल्दी आने लगते हैं। इससे फंड रेजिंग कम भी हो जाता है, तो दोनों फायदा होता है। या तो लोग टाइम पे आ जाते हैं और जो लेट आता है वो फाइन करता है। अपने यहाँ पे लेट आने का चांसेस लोगों का कम रहता है, बट इवन देन अगर कोई आते हैं तो दे गिव फॉर इट एनी हाउ। तो ऐसा फंड रेजिंग का एक्टिविटी करते हुए वो लोग कई टाइम में फंड जमा किया। दिस वॉज वन ऑफ द स्मॉल सैंपल। दूसरे सैंपल को देखते हैं। पूरे शहर भर में निकल करके हम लोग लास्ट किसी वीडियो में बातचीत करते थे कि हम लोग के पास एक लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी शहर वालों ने कंट्रीब्यूट किया है। कैसे? ये टीम घर घर जा करके लोगों से एक्स्ट्रा के बुक, जो उनके घर में एक्स्ट्रा के बुक है या जो डोनेट करना चाहते हैं लाइब्रेरी के लिए, वैसे बुक्स कलेक्ट किए और पूरे शहर में 5 दिन, महज 5 दिन घूम करके टीम ने 25 से 35 हज़ार बुक कलेक्ट किया था। इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। वर्क करने के दौरान कई लोगों को घर में कोई गाड़ी का सुविधा या संसाधन नहीं रहता है, तो वो गाड़ी का लोगों ने खुद से उपाय लगा लिया। किसी एक दिन 100-150 लोगों ने मार्केट में निकल करके लोगों से फंड रेज किया। केवल 1 घंटे के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, केवल 1 घंटे के लिए 100-150 लोग मार्केट में निकले और उन लोगों ने एक फंड रेज किया। वो अमाउंट इतना था कि हम लोग एक स्कूटी परचेज कर पाए उससे।
होपफुली मैं उसका इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, हो सके चाहूँगा कि कर दे। फोर्थ एग्जाम्पल, हर एक घर में गाड़ी नहीं होता है, हर एक घर में 4 व्हीलर नहीं होते हैं। भारत में आज भी 4 व्हीलर एक सपना है, लोग ज़िंदगी में एक बार लेना चाहता है। बट इस टीम के लोगों ने हज़ार रुपया मिलाया और फॉर योर इंफॉर्मेशन उन्होंने एक सीडैन 4 व्हीलर अपने लिए परचेस कर लिया। एक गाड़ी जो जिंदगी भर लेना मुश्किल है, उसके कई कॉलेज के स्टूडेंट ने मिलकर के उसको अपने लिए ले लिया। अब जब भी उनको घर में ज़रूरत होगा, टाउन खुल जाए या जब खुला हुआ था तब भी, जिसको ज़रूरत है वो उस गाड़ी को लेकर जाता है और अपने काम करके आ जाता है। हमें गाड़ी डेली नहीं लगता है, बट जिस दिन लगता है उनके लिए गाड़ी अवेलेबल है। दिस इज टीम गेम। तो अगर ये सब हो सकता है तो क्रॉप कल्टीवेशन भी हो सकता है। इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है भरोसा। हम ये इन्वेस्टमेंट किस भरोसे पे करेंगे? इस टीम के भरोसे पे करेंगे, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड के भरोसे पे करेंगे, खुद के भरोसे पे करेंगे और उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना का हम रिस्क लेने का कैपेसिटी रख सकते हैं। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप वैसे रकम को इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं ऐसे रकम को इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा, पहला जो आपके लिए रिस्क फ्री जोन में आता हो, और दूसरा ऐसे रकम को इन्वेस्ट करने बोलूँगा जितना अगर आपको किसान को आज के दिन में डोनेट करने बोला जाता तो आप उतना रकम दे पाते हैं। कि किसी किसान को डोनेट करना है लाइफ टाइम के लिए कि ताकि वो खेती कर पाए, तो आप क्या दे पाते हैं? मुझे लगता है वो रकम 1000 रुपीज़ एटलीस्ट हो सकता है कि कोई परिवार ज़िंदगी भर में 1000 रुपया किसान को तो दे ही सकता है। तो मैं मानता हूँ 1000, और जिनका कैपेसिटी ज़्यादा है 2000, 5000, 50,000 वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी फार्मर के साथ। बट वो अमाउंट, वही अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिएगा जितना का आप रिस्क लेने का एबिलिटी रखते हैं। मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, इट शुड बी ₹1000 नॉर्मली। कई लोग डोनेशन के तौर पे भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को तो खाने पीने का है, ठीक है, यू कैन कंट्रीब्यूट एज अ डोनेशन। आप फार्मिंग का डोनेशन के तौर पे भी उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप रख सकते हैं। तो ये वेज रहेंगे। अगर आप और किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो वो हेल्प का तरीका रहेगा, अपना अगला पॉइंट है कि हम 3 फॉर्मेट से इसमें सहयोग कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ टीम गेम। ये कोई मुनाफा के लिए नहीं किया जा रहा है। इसमें बेनिफिट केवल इतना होगा कि किसान अनाज उपजा पाएगा और जो इन्वेस्ट करेंगे उनको उसका अनाज मिल पाएगा या कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो इसमें 3 वर्क रहेंगे जिसमें हम लोग सभी लोग वर्क करना चाहेंगे। सबसे पहला रहेगा कि कुछ लोग वर्क कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, जो अपने आजू बाजू के लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और उनको खुद के लिए, वो इंसान अपने लिए मिनिमम 1000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी फार्मर के लिए। आज के दिन में मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में खाने के लिए हम लोग 1000 रुपया तो एटलीस्ट दे सकते हैं। अगर आज हम लोग ये नहीं दे सकते तो हम लोग मालूम नहीं कल अगर फूड ग्रेन का शॉर्टेज हुआ तो हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा। चलिए कोई खेत कंफर्म करते हैं, कोई किसान कंफर्म करते हैं जो आपको एटलीस्ट जो अनाज उपजेगा वो देने के लिए तैयार हो, जो सब्जी उपजेगा वो देने के लिए तैयार हो। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जो ये अमाउंट कलेक्शन में हेल्प करना चाहते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो अपना खेत देना चाहते हैं कि हाँ हमारे खेत पे आप ये खेती कर सकते हैं, उनको ऑब्वियस बात है उस खेती का भी कुछ बेनिफिट होगा और बाकी लोगों को जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको भी एज इट इज़ बेनिफिट होगा जो हम लोग बोले। और थर्ड ऐसे लोग जो इस खेती में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने 3 तरह के लोगों को जिक्र किया। एक जो ऐसे कलेक्शंस करने में, ऐसे इन्वेस्टर्स को जानकारी देने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। दूसरा जो लोग अपना खेत को डोनेट करना चाहते हैं या खेत पे वर्क करने के लिए अलाउ कराना चाहते हैं। और थर्ड ऐसे लोग जो लोग उस खेत में जाके काम करने के लिए तैयार हैं, कि वो उस गांव में जा कर के रह करके खेती करने के लिए तैयार है। जब ये लॉकडाउन ओपन हो तो कुछ लोग खेत में, गांव में जा कर के अपना खेती कर सकते हैं, गांव का लाइफ कुछ समय तक रह सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसे 3 तरह के लोग चाहिए। आप में से जितने लोग किसी भी तरीके से इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए जो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो लिंक में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप उस नंबर पे कॉल करके बाकी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरे शहर वाले कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 10, दूसरे टाउन वाले लोग कैसे करेंगे? दूसरे टाउन के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई
वॉलंटियर हो करके इसका जिम्मेदारी ले करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो आप ये चीज़ अपने शहर में भी कर सकते हैं। हम आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे हर एक पॉसिबल तरीके से। आप वहाँ पे अपने टीम फॉर्म कर सकते हैं, विलेज पीपल को रेडी कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो इधर पीपल भी उधर कुछ माइग्रेट होकर जानकारियाँ दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप उस शहर में भी उसको रन कर सकते हैं। अब ये सब करने का हम लोग को ज़रूरत क्यों है? हम लोग अपने ये सब जो हम लोग डिस्कशन कहीं करने का जरूरत क्या है, कई टाइम में हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो आइए समझते हैं 2020 नियम को। 2020 एक नियम है जो 1-2 साल पहले जब हम लोग फार्मिंग के ऊपर सोच रहे थे तो अपने को ध्यान में आया था कि भारत में कोई 20 करोड़ एकड़ जमीन के आसपास कल्टीवेशन के लायक है और 1 एकड़ जमीन किसी एक इंसान को जिंदगी भर खिलाने के लिए सफिशिएंट है। यानी कि इस हिसाब से भारत का 20 करोड़ आबादी इतने जमीन में आराम से खा पी के रह सकते हैं। बट भारत का आज का आबादी 20 करोड़ नहीं है, इससे 6-7 गुना ज्यादा है। अभी जो हम लोग अनाज खा पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे अनाज थे, बट अगर ये सभी स्टॉक के अनाज फिनिश ऑफ हो जाए, लेट इट भी 1 साल बाद या ऐसा कुछ भी, तो उसके बाद जो रेगुलर अनाज उपजेगा शायद वो पूरे पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं रहे। ये मेरा मानना है, हो सकता है इसके फिगर्स गलत हो, बट मुझे जो समझ में आया कि अमाउंट कहीं ना कहीं शॉर्ट करेगा। इसको हम लोग 2 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला जिम्मेदारी आप ये ले सकते हैं कि ये ग्रामर भूल जाइए कि हम 2 हमारे 2। सबसे पहला ग्रामर अपनाइए, हम 2 हमारा 1, नहीं तो हो सके तो सिंगल ही रह लो, वो भी चलता है। अगर आपको दूसरा बच्चा चाहिए होगा तो गोद लेना, बट पैदा मत करना, क्योंकि हमें पॉपुलेशन संभालने का जरूरत नहीं है, हमें पॉपुलेशन घटाने का जरूरत है। 2 लोग जब किसी एक बच्चे को जन्म देगा तो ये दोनों को डेथ के बाद दुनिया में वो एक इंसान रहेगा। वो किसी से मैरिज करेगा तो उनके 2 पेरेंट्स मरेंगे और फिर एक बच्चा होगा, पॉपुलेशन रिड्यूस होगा। इससे अगले 60-70 साल में हम लोग आबादी को आधा कर पाएंगे इससे, और उसके नेक्स्ट कुछ ईयर में होपफुली हम लोग उसको बैलेंस कर पाए। तो फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा हम लोग जो कर सकते हैं वो है फार्मिंग को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हम लोग भारत में जन्मे हैं। दुनिया में कई ऐसे देश है जो लोग बिजनेस को आज भी करना चाहता है, व्यापार को आज भी करना चाहता है काम नहीं रुके, केवल इसलिए क्योंकि वो लोग बस फूड ग्रेन का शॉर्टेज है, वो लोग उपजा नहीं सकते। मैं कुछ नाम ले सकता हूँ ऐसे देश जहाँ पे 6 महीना बर्फ से ज़मीन ढका रहता है, वो खेती कैसे करेंगे? ऐसे देश जहाँ पे रेत ही रेत है, वो खेती कैसे करेंगे? उनका या तो टूरिज्म या फिर ऑयल, हॉस्पिटैलिटी, ये सब इंडस्ट्री का उनका बिजनेस था। लेट इट बी सऊदी, दुबई, इंग्लैंड, ये सब देश, ये सब फूड ग्रेन के ऊपर डिपेंड। ऐसे ही ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आया था, फूड ग्रेन लेने ही आया था पहले, उसके बाद बाकी सब चीज़ों का बंदोबस्त करने लगा। तो चलिए फूड ग्रेन का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं अपने देश में, अपने ही बाजू के किसान के साथ। अगर 70% लोगों के पास खेती है और ज़मीन है तो बाकी के 30% को तो खिला ही सकते हैं। केवल तालमेल सही नहीं है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो हर एक किसान एक परिवार का भी अगर जिम्मेदारी ले पाता है या हम उसको सपोर्ट कर पाते तो 100% पॉपुलेशन आराम से खा सकता है। तो दैट्स वाई हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, होपफुली इसके लिए वर्क करेंगे। अगर आप लोग के पास अभी भी और भी कुछ बेहतरीन सजेशन हो तो आप लोग नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में उन सजेशंस को पोस्ट कर सकते हैं कि हम लोग ये काम को और भी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप जो लोग इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग भी अपना डिस्क्रिप्शन डिटेल नंबर उसमें दे सकते हैं कि ताकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको कॉल करके उसका ज़्यादा जानकारी दे सके और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आइए साथ में मिलते हैं और खेती करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।